हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपके हिंदी साहित्य को भी यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है वहाँ पर हिंदी साहित्य भी आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आपके यहाँ पर ग्रामर पोर्शन भी सॉल्व करना है और आपके हिंदी साहित्य भी यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों तक। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम सभी को, राम राम। स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका दिया गया सबसे पहले पद्यांश दिया गया है। पद्यांश में 1 से 5 नंबर ये स्किप कर देंगे और ये 5 नंबर आपके सीधे सीधे अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन जो आपके दिए हैं इनको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा कि गांधी जी का जो अर्थशास्त्र है वो धर्म और किस पर आधारित है। 6 नंबर को ऑप्शन देना है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर देखिए अहिंसा, बिल्कुल सही जवाब है। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर अहिंसा। अगला बताइएगा कि विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है। चलिए विद्याधन शब्द किस समास का उदाहरण है, यहाँ पर 7 नंबर में क्या हो जाएगा, विद्या धन में हो जाएगा कर्मधारय समास, है ना। ऑप्शन जो इसका बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। विद्याधन में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर हमने आपको बताया था कर्मधारय समास में जैसे रूपी शब्द हो गया या के समान हो गया या महाशब्द लग जाते हैं वो आपके कर्मधारय समास में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे बामुल्लाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। बताइएगा कि बामुल्लाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर इसे आप तोड़ेंगे तो एक शब्द निकलेगा बा निकलेगा, क्या निकलेगा, बा निकलेगा। और ये जो बा दिया गया है दोस्तों ये कैसा है, उर्दू फारसी है। क्या है, उर्दू फारसी है। तो ये जो उपसर्ग आपका है उर्दू फारसी है, तो इसको ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है। षडानन यहाँ पर जिसके 6 आनन है, अर्थात आनन मतलब होता है सिर। ये कह सकते हैं कि 6 जो आपके कह सकते हैं सिर होते हैं वो किसके होते हैं। बताइएगा 6 सिर जो होते हैं वो किसके होते हैं, किसी को मालूम है कि 6 सिर जो होते हैं वो किसके होते हैं। चलिए अगर आपको ये मालूम है तो आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और नहीं मालूम है तो आप लोग फिर संख्यावाची बताएंगे। यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और ये जो आपके हैं जो कार्तिकेय हैं, है ना, शंकर भगवान के जो आपके पुत्र थे कार्तिकेय, ठीक है ना। तो ये कार्तिकेय कहा जाता है जो कि एक भगवान या विशेष अर्थ निकल रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम क्या है, निश्चित है। शेष को उचित क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए 10 नंबर को भी आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कह रहा है स्वदेश प्रेम के, क्या दिया गया है, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आवाहन पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। अभी आपने देखा कि मोदी जी ने कहा था कि हर घर झंडा होना चाहिए देश के लिए। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राष्ट्र प्रेमी है कि आप सभी के लिए घर पे झंडा भी था, हाथ में झंडा था, और जहां भी आप देखे वहां पर झंडा था। तो एक प्रकार से देखा जाए ये देश प्रेम ही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होता है। प्रोत्साहित का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए प्रोत्साहित का होता क्या है, यहाँ पर हतोत्साहित हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, हतोत्साहित, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, आपका जवाब बनेगा सी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर सभी को जवाब देना है। कह रहा से जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते क्या है, शत्रुघ्न कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिएगा शत्रुघ्न, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आज के मॉडल पेपर में, बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न मिले हैं। चलिए बताइएगा एक क्वेश्चन नंबर आपका 13 का जो ऑप्शन बनेगा क्या हो जाएगा। इसे कहा जाता है दोस्तों अनुमति मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए सहमति, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य
के लिए सहमति होना, यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों है ना, बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कि सर मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ है या मुझसे गलती हो गई है 1-2 नंबर से, है ना, यह कह सकते हैं कि ईश्वर ने साथ नहीं दिया है और मेरा 1 या 2 नंबर से ये आपका जो एग्जाम है वो रह गया। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत किया है, सच्चे दिल से मेहनत किया है, आपने कर्म किया है, तो दोस्तों याद रखिएगा भगवान भी आपको देखता है और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों याद रखिए 14 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप कर्म नहीं करोगे तो छप्पर फाड़ के ले भी लेगा, ठीक है ना, तो इसलिए कर्म जरूर करिएगा, छप्पर फाड़ के आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आप देखते होंगे कभी किसी की एक जॉब लग जाती है तो लगातार जॉब मिलने लगती है। वो मिलने तभी लगती है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है, उसकी मेहनत ऑटोमेटिक बोलने लगती है, उसके अंतरात्मा कहने लगती है नहीं मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया बद उपसर्ग किस शब्द में है, बद उपसर्ग जो आपका है वो किस शब्द में है। देखिए 15 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है बद स्तूर, बदौलत, बदमाश और इनमें से कोई नहीं, कह रहा है किसमें उपसर्ग दिया गया है। चलिए जवाब दीजिए, 15 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, ऐसे मजा नहीं आता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, ए नंबर या बी नंबर। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, बदसूरत दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दौलत दिया है, दौलत, दौलत में अगर आप क्या करेंगे बा निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप इसका बा निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर इसका आप लोग बद निकालेंगे तो उस दूर का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखो दिया गया बद दिया गया, माफ करिए बद दिया गया है, हम सिर्फ बा निकाल रहे थे और इसमें निकालना क्या है, बद निकालना है। क्या निकालना है, बद निकालना है। आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बद निकालेंगे स्तूर निकलेगा, इसमें तो निकल ही नहीं सकता है ना, इसमें नहीं निकल सकता है। अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, सी वाले में हो जाएगा बदमाश। देखिए बद निकालेंगे तो मास निकलकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो जुड़ा हुआ है आपके सी नंबर पर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन करिएगा। यहाँ पर जो साधारण वाक्य है कौन सा है, 16 नंबर में ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य अगर बात करें, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, है ना, मैं आपसे कैसे सहमत हो सकता हूँ, मैं आपसे न सहमत हूँ ना ही असहमत हूँ। अब ये बताइएगा 16 नंबर में क्या हो सकता है, ये वाला और ये वाला तो नहीं होगा, और आपका साधारण देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपसे सहमत हूँ, ऑप्शन देखो बी नंबर आपका राइट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सेंस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है और यहाँ पर भी आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया गया है। बिल्कुल है ना, क्लियर हो गया, आगे बढ़िएगा। कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप अवश्य जाएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानना है। यहाँ पर 17 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए मुझे विश्वास है कि, दोस्तों हमने बताया था कि हिंदी बहुत सरल होती है अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमने बताया मात्र 30 मिनट अगर आप मेहनत कर लेते हैं, दिन में 30 मिनट मेहनत करते हैं, और अगर आप 1 महीना में मान लीजिए 1 महीना अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो हिंदी एक बार कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 3 महीने में आप किताब उठाइए, हम नहीं कहते हैं कि डेली आप हिंदी पढ़िए, लेकिन एक बार अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आप 15 दिन में या 20 दिन में या 2 महीना या 3 महीना में एक बार किताब को उठाकर देख लीजिए। फिर जब टेस्ट लगाइए, जब भी कहीं समस्या हो तब उठा के देख लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं डेली आप पढ़िए, लेकिन ये तो है कि 1 महीना में एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा तब, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपका जवाब हो गया क्या, की नाम आपका लगा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। कि मिश्र वाक्य में की शब्द आपका लगा होता है, पहचान होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, यहाँ पर 18 नंबर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर 18 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 नंबर में कह रहा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। फिर दिया गया है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और डी नंबर दिया गया है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में बताइए ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट किया जा सकता है, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब है जो आंसर आपका डी वाला फोकस आ रहा है भाई, डी नंबर। यहाँ पर जब ऐसे शायद होते हैं कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक लग जाता है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अच्छा ए और डी सेम कैसे हैं भाई, यहाँ पर देखो पूर्ण विराम है और यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित पहेली के सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं, यहाँ पर पहली बताइए क्या हो जाएगा।
19 नंबर में जो पहली बनेगी क्या हो जाएगा, आग और धुआं। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है, आज के लिए नहीं और इसके पहले भी आपको सोल्व कराया है कि जो आग और धुआं, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप लोग दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा कुछ भी पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रथमावली मतलब हो गया जब आप लोग ऐसे लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पर ऐसे और ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं, फिर इसके बाद जब खत्म होता है तो सिंगल लगाते हैं, फिर कॉमा यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ पर डबल लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम हो जाएगा। लेकिन इसका पूछने का तरीका दो हो जाता है, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर पूर्ण विराम को भी सही कर देता है, होता है कि पहली लाइन दिया है, पहली लाइन में ऐसे कर देगा। लेकिन आप लोग दोहा, चौपाई, सोरठा का उदाहरण देखा होगा तो एक ऐसे लिखेगा, फिर कॉमा करेगा, अर्थात थोड़ा सा ठहराव आएगा, इसके बाद फिर आगे जाएगा, फिर एक सिंगल लगाएगा, दूसरे वाले में यहाँ पर, तीसरे वाले में फिर कॉमा लगाएगा, फिर चौथे वाले में डबल लगा दिया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण बताना है। यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण पूछा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर में। 21 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश कह रहा है, मुख चंद्रमा है, चरण कमल, बंदी हरिराई, बंदी थोड़ा होता है, बंदो होता है, पीपर पात तो ये तो होगा नहीं, पात देखो, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, देखो दोनों पॉइंट एक साथ मिल गए, कहाँ मिल गए हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है, सा दिया है, सा दिया है और सा दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ से आपको पता चल गया कि ये अनुप्रास अलंकार है, क्या है, अनुप्रास है, और बारे बारे हो गया क्या, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, तो दोनों ही पॉइंट आपका मिल गया क्या, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दाता का विलोम शब्द क्या होता है। दाता का विलोम पूछा गया है, दाता का विलोम आपके 22 नंबर में। 22 नंबर की अगर बात करें तो दाता का होता क्या है, विलोम। ये नहीं, स्त्रीलिंग नहीं पूछा है दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पर पूछा है दाता का, पूछा है विलोम, तो विलोम आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा, दाता का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर याचक होता है, बिल्कुल सही है, दाता का होता है, याचक होता है। जैसे आप मंदिर में गए हैं, दान देने वाले हैं, तो याचक लोग खड़े रहते हैं भिक्षा लेने के लिए, दान लेने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर है। अगला दिया गया, कल्पना का विशेषण शब्द बताना है। कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा। 23 नंबर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कल्पना का बताइएगा, कल्पना का विशेषण क्या हो जाएगा 23 नंबर में। तो 23 को ऑप्शन देखिए, काफी लोगों के जवाब आ गए हैं, बिल्कुल सही है, काल्पनिक। और काल्पनिक किस प्रकार से सही लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर है जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे कहते क्या है। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे क्या कहा जाता है। 24 को ऑप्शन देना है, और 24 को ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ए नंबर, एकाहारी। बिल्कुल सही है भाई, एकाहारी इसका जवाब बिल्कुल हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कुमार का एक अर्थ है। कुमार का एक अर्थ क्या होता है, कुमार, कुमार मतलब होता क्या है, यहाँ पर अर्थ बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, कुमार आपके गौतम, अर्थात जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर राइट हो जाएगा, गौतम इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइएगा। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो ये 26 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इच्छा प्रकट की जाती है ना, जब कभी आप पेपर देने जाएं या कहीं जा रहे होते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बधाइयाँ दी जाती हैं, ईश्वर करे आपकी यात्रा बढ़िया हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इच्छावाचक होती है। ऑप्शन क्या बनेंगे यहाँ पर, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निस्तेज का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। निस्तेज का संधिविच्छेद, इसे अगर आप तोड़ते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका निधन तेज, इसका आंसर जो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का है, और आपको उदाहरण में बताया गया था कि विसर्ग के बाद यदि दंत व्यंजन अर्थात ता, था, दा, धा ना आ जाए तो उनका जो वश होता है अर्थात जो सा होता है हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया गया है कि जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, देखिए काफ़ी लोगों यहाँ पर काफ़ी संख्या जुड़ गए हैं, है ना। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं तो 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में आप लोग कमेंट को छोड़कर एक बार सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्लास में बड़ा अच्छा लगने लगे, है ना, कि इतने बच्चे जुड़े हैं, तो उसमें से कम ऐसे बच्चे तो है ही हैं जो हमारी क्लास को लाइक शेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जिनको हो सकता है कि क्लास समझ में ना आती हो, या उनको लाइक का पता ही ना हो कि लाइक है कहाँ पर लाइक करें कहाँ ना करें। लेकिन जो भाई यहाँ पर जितने हैं लोगों को समझ में आता है तो सभी लोग लाइक शेयर करते रहें, हमें भी पता चलता रहे कि नहीं आपको भी समझ में आता है, ठीक है।
चलिए देखो यहाँ पर आपसे दिया है जो शब्द विशेषण अथवा विक्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 28 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। 28 नंबर में जो ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर प्राविशेषण आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे माल गोदाम में समास क्या है, माल गोदाम में समास क्या है। 29 नंबर जवाब देना है माल गोदाम। चलिए 29 नंबर में जब कुछ ना आए, जब आपको समझ में ही ना आए कि हम क्या करें क्या ना करें, कौन सा समास भरें क्या ना भरें, तो तुक्का मार के आंसर लगा देना, तत्पुरुष लगा देना, आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अधिकतर आपको तत्पुरुष समास के ही मिलते हैं, क्योंकि बहुब्री समास की पहचान कर लेते हो, द्वंद्व समास की पहचान कर लेते हो, द्विगु समास की पहचान कर लेते हो, तो भाई आप ही बताइएगा क्या बचा है आपके सामने, बस एक ही चीज़ बचा है, आप तत्पुरुष लगा सकते हो, यही तुक्का होता है। तो जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, माल के लिए गोदाम, है ना, जो कि आपके चौथी या संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोहन नहीं आने वाला है, वाक्य बताना है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, मोहन नहीं आने वाला है, वाक्य बताइए कैसा है। 30 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नकारात्मक है, क्योंकि नेगेटिव आपको दे दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं किसी को बोलेंगे कि बड़ा प्यार से आप उसकी इज्जत दे रहे हो आप, और इसके कह रहे हो जा सकता है ना, तो इज्जत के हिसाब से इज्जत मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर में क्या हो जाएगा, अब आप जा सकते हो, आप इज्जत दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर अब आप, अच्छा देखिए ऑप्शन डी वाला है, अब आप जा सकते हो, जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, ज़्यादा बेटर है डी वाला। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, डी वाला, देखिए बहुत अच्छे सम्मान दिया गया है, अब आप जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपका जवाब हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। साहित्य गुंजन नामक जो साहित्य पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी। 32 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर से। कहाँ से, इंदौर से, दोस्तों याद रखिए इंदौर से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 33 को ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी बोली कहते हैं, जो एक सीमित क्षेत्र में होती है उसे बोली कहा जाता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर लॉक हो जाएगा। अगला बताइएगा, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही आपको बताना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 34 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर लगभग आ गया है, बिहारी बिल्कुल सही जवाब है ना। बिहारी हिंदी, जो कि बिहारी में आपकी 3 बोलियाँ होती हैं, एक तो भोजपुरी होती है, दूसरी मगही और तीसरा मिथिला अर्थात मैथिली। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। संशोधन मतलब होता क्या है, यहाँ पर होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। कह रहा है सीमित दायरा होना, सीमित दायरा होना, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं 36 नंबर में क्या बनेगा भाई, सीमित दायरा मतलब होता है कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, है ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसकी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर जो शुद्ध लिखा है वो कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पर छिपकली 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 या उजयाला रचयिता युधिष्ठिर, युधिष्ठिर होता है, तो ये तो गलत है दिया गया है, युधिष्ठिर में आपको मात्रा यहाँ पर लगी होती है, गलत दिया गया है। अगर अदर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो अदर है आपका आंसर, यहाँ पर देखो रचयिता लिखा है, सही दिया गया है ना। छिपकली होता है, छिपकिली नहीं होता है, ठीक है ना, और उजाला होता है, उजियाला नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर जिसका बन रहा है सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया है तप दिया है, फिर आपको तप पे दिया गया है, ये बताइए तप क्या होता है और तप क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तप मतलब होता है तपस्या और तप मतलब होता है शिव। इसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर है। ये एक बार नहीं आपको कई बार पढ़ा भी दिया गया है। अगला बताइएगा कि किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष के पर्यायवाची पूछा गया, उत्कर्ष के पर्यायवाची उन्नत दिया गया है, उत्थान दिया गया है ना, और अपहन दे दिया गया है। अच्छा, उत्थान तो सही दिया है, तरक्की भी सही दिया है, समृद्धि है, अभ्युदय। देखिए ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर जो आंसर आपका सी वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जितने भी आपके हैं सभी पर्यायवाची हैं, किसके, उत्कर्ष के हैं, सी नंबर बनेगा। अगला बताइएगा, छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली किस में आती है, छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली किस में आते हैं, हिंदी में कौन सी, पूर्वी हिंदी। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं आप लोगों की हिंदी में सबसे ज़बरदस्त तैयारी है, और आपसे अगर सोते हुए कोई पेपर दे दिया जाए तो भी आप लोग 50 नंबर में 25 तो सही कर लोगे, चाहे सो रहे हो, है कि नहीं, इतनी तैयारी आपकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द में ऋषि स्वर आपका नहीं है।
किस शब्द में ऋषि नहीं है? 41 नंबर में। 41 नंबर के देखिए तो भाई यहाँ पर देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये जो आपका ऋषि तो लगा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें लगा है क्या? नहीं लगा है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द दिया गया है? चलिए बताइएगा, कारतूस किस भाषा का शब्द है? 42 नंबर में। यहाँ पर देखिए फ्रेंच भाषा से लाया गया है, जो आपकी कारतूस है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। अब ये बताइए वाक्य कैसा है? ये कैसा वाक्य है बताइएगा? कह रहा है वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। आप कह सकते हैं सर यहाँ पर 43 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो बी हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसलिए लगा है ना। तो आपका जवाब क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, और लगा है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो 44 नंबर है वो राइट हो जाएगा, सी। याद रखिए कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो दृष्टांत ये अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है 45 नंबर में। आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, बच्चों को भी पता है कि सर जी ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई डिस्टर्ब कर दिया तो फिर सही तरीके से रामायण का व्याख्यान कर देते हैं ताकि समझ में सभी को आ जाए, है कि नहीं? ऐसे तुम बात नहीं करते हैं, आप सभी को मालूम है। चलिए 45 नंबर आपसे दिया गया है, तो यहाँ पर देखो दिया है मकान मालिक ने, क्या दिया गया है? मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। नहीं, मकान मालिक ने पुलिस द्वारा, देखिए ऑप्शन सी दिया गया है द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर है कि मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? अगर आप दोहा और रोला को मिला दे दोस्तों तो आप बताइए कि किसका निर्माण हो जाएगा? कुंडलियां बन जाएंगी। क्या? कुंडलियां इसका आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करिए 47 नंबर में। राम एक है, रामचरितमानस एक है, और गंगा भी एक है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर पहला ही जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि मिठास तो होगा नहीं, बुढ़ापा तो होगा नहीं, है ना, वकील तो होगा नहीं, तो मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? स्वर्ग दिया है, पृथ्वी दिया है, सूर्य दिया है, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 48 आपको जवाब देना है। चलिए 48 नंबर की अगर बात करें, देखो स्वर्ग दिया है, पृथ्वी दिया है, सूर्य दिया है, यहाँ पर जो आंसर होगा ये गो के हो जाएंगे। किसके हैं? गो, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द इनमें से कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग रहता है दोस्तों, सदा स्त्रीलिंग में पक्षी कैसा है, बाज कैसा है, मकड़ी कैसी है? मकड़ी कैसी है? देखिए मकड़ी जो आपका है स्त्रीलिंग राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है या कौन सा जोड़ा नहीं है? चलिए 50 नंबर में, मोटा का मोटी कह दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। धोबी धोबिन कह दीजिए, चलेगा। तेली का तेलिन कर दीजिए, सही है, चलेगा। लेकिन दाता का दानी नहीं कर सकते हैं, है ना, दाता का दानी नहीं कर सकते हैं, दाता का दानी नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए होता क्या है? दाता का होता है दात्री, अर्थात ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, तो आप लोग बोलेंगे दाता का दात्री होता है। क्या? दात्री होता है। इस कारण से सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, छायावादोत्तर कवि इनमें से कौन है? बताइएगा छायावादोत्तर कवि इनमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपको देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 43 बताना है, छायावादोत्तर कवि इनमें से कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा ऑप्शन आपका घा, अर्थात जो अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय, अर्थात ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है महादेवी वर्मा की रचना, महादेवी की रचना कौन है? बताइए महादेवी की जो रचना है इनमें से कौन हो जाएगी? महादेवी की रचना इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर देखिए 44 नंबर की अगर बात करें तो नीरजा, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है नीरजा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीरजा इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है, किसे कहते हैं? चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है आपकी किसे? तो दोस्तों याद रखिए केशव को कहा जाता है। केशव जो कोई ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के जो कवि हैं इनमें से कौन है? तो छायावादी युग में देखिए आपके जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा भी हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका जवाब सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, शोक गीत हैं। बताइएगा यहाँ पर दिया गया है शोक गीत है,
इन 4 ऑप्शन में एक ऐसा गीत है जो शोक गीत है, और ये शोक गीत कौन सा है? तो सरोज स्मृति। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा कि जो सरोज स्मृति है ये शोक गीत है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना इनमें से बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। चलिए कामायनी मत लगाइए, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद जो कि आपकी छायावादी हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रिय प्रवास जो प्रिय प्रवास है ये आपके द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बताइएगा प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार इनमें से पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर, जिसका अभी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, रामचरितमानस में कुल कितने कांडों की संख्या है? याद रखिए ये क्वेश्चन आपको छोटे एग्जाम से लेकर हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, है ना, जहां तक आप जाओगे तहां तक ये पीछा करता हुआ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? याद रखिए 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। और 7 कांड में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं। इसके बाद आता है उत्तर कांड आता है। तो ये 7 कांड है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि 51 नंबर जवाब देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए नई कविता में जो आपके हैं इनमें से 51 नंबर में क्या जवाब हो जाएगा? डॉक्टर जगदीश गुप्त। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त जो आपके हैं, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचना है। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं इनमें से 52 नंबर में। तो 52 का ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा ए नंबर, बिहारी हैं। कौन है? बिहारी, जो कि रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा में आते हैं। किसमें? रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा में बिहारी का स्थान आता है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना बताइए भाई, जितने लोग हैं यहाँ पर बताइएगा कि बिहारी की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? बिहारी सतसई, बिल्कुल सही है। बिहारी सतसई इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कहा गया है गागर में सागर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? या आधुनिक युग की मीरा इनमें से कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं ये छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाने वाली महादेवी वर्मा। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर है, महादेवी वर्मा इसका आंसर राइट हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो 26 मार्च, याद रखिएगा 26 मार्च और 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि इनके जो भावनात्मक थे अर्थात गहनता से मिले थे। यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता आपसे पूछा गया है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, यहाँ पर बताइए इसके रचयिता कौन है? चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये भी जो आपके राइटर हैं ये भी आपको आगे एग्जामों तक पूछे ही जाएंगे। तो आपको याद रखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा, जब भी कभी किसी का उपनाम हो तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन हो जाएंगे? यहाँ पर 55 नंबर में जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है। छोटे एग्जाम से लेके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे, है ना, आप अगर बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा हिंदी में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो। चलिए आंसर को हम लॉक कर देते हैं, पृथ्वीराज रासो। अब ये बताइएगा पृथ्वीराज रासो, है ना, रचना किसने किया है?
इसकी जो रचना किया है वो किसने किया है, जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी रासों की रचना जो किया है किसने किया है। तो चंद्रवरदाई ने किया है, बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रवरदाई ने किया है। ये हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा आपसे पूछा जाएगा, चाहे जितने बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे ये क्वेश्चन आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा आपसे रीत काल का अन्य नाम क्या है। रीत काल का अन्य नाम पूछा गया है, रीत काल का अन्य नाम पूछा गया है। यहाँ पर 57 नंबर में जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, श्रृंगार काल, है ना, श्रृंगार काल। इसे कई नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल हो गया, कला काल हो गया, अलंकृत काल हो जाता है, ठीक है ना, और अलंकार काल भी कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। रीत काल को कई नामों से जानते हैं, जैसे श्रृंगार काल हो गया, कला काल हो गया, अलंकृत काल हो गया, अलंकार काल हो गया, आदि नाम देते हुए अपने अपने मत सभी लोगों ने बताया है, अपने अपने सभी लोग समर्थन दिया है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, अमीर खुसरो कवि हैं, और ये अमीर खुसरो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, लगातार क्वेश्चन आपसे पूछता ही जाएगा, चाहे जितने एग्जाम की तैयारी करिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अमीर खुसरो जो कवि हैं आपके, बताइएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आदिकाल के हैं। कहाँ के हैं, तो आपके आदिकाल, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आदिकाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, इनकी गजलें, मुकरियाँ, काफ़ी चीज़ प्रसिद्ध हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उद्धव शतक के रचनाकार हैं। उद्धव शतक के रचनाकार पूछा गया है। यहाँ पर 59 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, उद्धव शतक आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूफी काव्यधारा के कवि कौन है। सूफी काव्यधारा के कवि आपके माने जाते हैं, आपके जायसी को माना जाता है। किसे, जायसी को माना जाता है। तो आप लोगों ने आंसर देख लिया है, नकल कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना है कि बताइए जायसी किसकी कविता है, अर्थात जायसी की प्रमुख रचना बताना है। जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, है ना, पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी की है, पद्मावत है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है, परमाल रासो किस काल की रचना है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, परमाल रासो किस काल की रचना है। परमाल रासो ये 12वीं शताब्दी की रचना है, और कह सकते हैं जो 61 का ऑप्शन है यहाँ पर आदिकाल, इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, याद रखिएगा कि परमाल रासो का केवल एक ही खंड उपलब्ध है, आला खंड, है ना, आला खंड इसीलिए कहा जाता है। परमाल रासो का एक दूसरा नाम आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कवितावली के रचयिता कौन है। तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, विनय पत्रिका, ये सब किसकी हैं, तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं। बताइए, मैथिली शरणगुप्त जो आपके हैं कैसे हैं, तो आपके द्विवेदी युग से हैं। किससे हैं, द्विवेदी युग से हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद की विशेषताएं बताइएगा। कह रहा है छायावाद की विशेषता है। यहाँ पर देखिए, आपका 64 नंबर की अगर बात करें तो छायावाद में क्या होता है, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन मिलता है। किसमें, सौंदर्य और प्रेम का वर्णन मिलता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें प्रकृति विधान रहती है, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति भी रहती है, और उसमें से क्या होता है, सौंदर्य प्रकृति भी रहती है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है, छायावादोत्तर काल की पत्रिका इनमें से कौन है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका पूछा गया है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, सभी लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 65 नंबर में हम आपको जवाब देते हैं। जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, कादम्बनी। क्या हो जाएगा, छायावादोत्तर काल की पत्रिका है आपकी कादम्बनी। लेकिन आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि जो कादम्बनी है यह किसके द्वारा लिखी गई है। कादम्बनी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जवाब दीजिए, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन इसका जवाब सभी को देना है। तो इसी के साथ ये क्लास आज की कंप्लीट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।